ये हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योतिष क्लास। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं पूर्वावलोकन, जो कि अभी हम फर्स्ट सब्जेक्ट जो है उठाए हैं वो है पॉलिटी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी को। एंड पॉलिटी में देखिए, बेसिकली जो पूर्वावलोकन में इन्होंने दिया है वो सबसे पहले नोट्स दिया है, एंड नोट्स के बाद फिर उसी पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे वो आपकी यूपीएससी में पूछा गया हो, चाहे यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, तो वो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी में है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक विकास जो है वो हुआ था, तो किस तरीके से हुआ था। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 1773 से लेकर 1853 तक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है, और 1858 से 1947 तक जो है वो ब्रिटिश ताज का शासन रहता है। इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो शासन करती है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा नोट्स के बारे में भी। तो सबसे पहले अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, अगर आपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ा होगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, और फिर आपको यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम हो गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल का बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। तो ये आपका ब्रिटिश जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत हुआ था। और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष रखा गया था। देखिए, स्टेटमेंट में ये भी पूछा सकता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और 1773 के एक्ट के थ्रू जो 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना था, तो वो 5 वर्ष का होता था। इसको भी आपको बेसिकली ध्यान रखना है। आगे देखिए, तो इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स, तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ये पहले भारत के जो है गवर्नर जनरल, यानी कि भारत नहीं, सॉरी, बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वो पहले बनाए गए थे, तथा फ्रांसिस और क्लेवरिंग, मानशन और बॉरवेल जो है काउंसिल के सदस्य थे। 4 सदस्य थी, तो ये 4 सदस्यों का नाम भी ध्यान रखना होगा। देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है नाम, ऐसे नाम जो है पॉलिटी में आपको नहीं मिलेंगे। पॉलिटी का यानी जो लक्ष्मीकांत की बुक अगर पढ़ोगे तो उसमें इन 4 सदस्यों का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि यूपीपीएससी ना ऐसे फैक्ट जो है वो उठा करके पूछता है कि उसमें जो 4 सदस्यीय लोग थे उनमें कौन कौन शामिल था। तो आगे आते हैं, तो सह परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया, तथा इसके प्रमुख मामलों तथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी रखना था। देखिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसके अधीन में मद्रास और जो है बम्बई की भी प्रेसिडेंसी जो है वो इसमें आ गई थी। अब इसी के तहत द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये जो है ना, ये उपहार अब नहीं ले सकते थे इस एक्ट के थ्रू। अब दूसरा जो एक्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था, द्वारा कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक। देखो, अभी तक क्या हो रहा था ना कि राजनैतिक कार्य कोई और कर रहा था और जो है आपका व्यापारिक कार्य कोई और कर रहा था, लेकिन जब ये एक्ट आया, यानी 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके तहत इन दोनों ही कार्यों को एक ही जगह जो है वो कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के कर्मचारियों मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, एक देखो अब यहाँ से 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें एक एक्ट जो है एक बोर्ड बना दिया गया। ठीक है, वहाँ पर 4 कार्यकारी सदस्य जो है वो नियुक्त किए गए थे, लेकिन यहाँ पर एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कौन से एक्ट के थ्रू आया था, तो वो 1784 के एक्ट के थ्रू, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आया था। अब आ जाते हैं 1786 का जो एक्ट आया था 1786 में। तो इसमें क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो देखो, अब इसमें ना कुछ विशेषाधिकार भी शामिल हो गए थे 1786 का जो ये एक्ट आया था इसमें। अब ये देखो, ये दोनों ही अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए।
ये पूछा जाता है कि इन अधिकारों को सर्वप्रथम कौन से गवर्नर ने या कौन से बंगाल के गवर्नर जनरल को मिला था। तो ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो हो जाते हैं। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस एक बार ये भी आप जानते रहना, इन्हीं को पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। अब आता है 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसमें देख लेते हैं क्या खास बात था। तो इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी का अधिकार था उसे 20 साल के लिए अब एक्सटेंड कर दिया गया था। अब आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में। तो इसकी क्या खास बात थी, इसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। अब देखो ये एक्ट आया ना, इसको थोड़ा सा आप अच्छा कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सही करने की बात की गई थी। नेक्स्ट आते हैं कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भारतीय जो व्यापार था, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार जो है वो बना रहा। तो अब क्या था, मतलब ये एकाधिकार समाप्त करने का मतलब है ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ वही अधिकार जो है व्यापार कर सकती थी। अब जो था, अब ब्रिटिश में जितने भी लोग थे वो भी आकर के यहाँ पर व्यापार कर सकते थे। आते हैं नेक्स्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें कुछ क्या खास बातें थी। तो उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो अभी तक क्या था, अभी बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन अब इसका नाम हो गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इस चार्टर एक्ट की धारा 87, कौन सी धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। ठीक है, तो मतलब अब ना भारतीयों के लिए भी ये चीज़ें जो है वो खुल गई थी। नेक्स्ट है, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अभी तक क्या देख रहे थे, भारत का गवर्नर। ठीक है, अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अच्छा बंगाल का गवर्नर जनरल आपने देखा था, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। नेक्स्ट आते हैं, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने को दिए गए। तो जो अभी तक ना विशेषाधिकार मिले हुए थे, उन विशेषाधिकारों को कम कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। देखो अब यहाँ पर एक और सदस्य जो है वो शामिल कर दिया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। देखो ऐसा पूछा सकता है कि सबसे पहले कानूनी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया। इवन अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ब्रिटिश व्यवस्था में सबसे पहले विधि मंत्री कौन थे या कानून मंत्री कौन थे, तो यही मैकाले जो है वो हो जाते हैं। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो अब क्या था, अब जैसे कानून जो था सिर्फ बंगाल भर में नहीं, सिर्फ बंगाल, मद्रास और इधर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत में ये जो है पूरे भारत के लिए ये कानून बना सकते थे। नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस एक्ट की थोड़ी सी ये कुछ खास बातें थी, अच्छाइयाँ थी इसमें। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या था, विधायी शक्तियों का कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई और विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो है विधान परिषद का गठन कब किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के थ्रू विधान परिषद का गठन किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन जो है वो खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया। मतलब ये ना अब भारतीयों के लिए भी हो गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इसमें जो है वो भाग लेंगे, तो इसमें अब भारतीय भी जो है वो भाग ले सकते थे। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं इतने से, सिर्फ इतना जितना टॉपिक आपने पढ़ा ना, इतने से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप ट्राई करिए और देखिए कि कितना आप कर पा रहे हो। देखो पहला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये आपने पहले ही देखा था, कौन सा, पहला वाला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के पहले गवर्नर जो बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे वो आपके कौन बनाए गए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हो। और इसी के थ्रू जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो बने थे इलीजहां इम्पे। यहाँ पर आप देख सकते हो इलीजहां इम्पे। देखो ये जो है ना, ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें हैं, तो इससे आपको ना फ्रूटफुल होने वाला है। चाहे जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो या फिर यूपीपीएससी का कर रहे हो या फिर अनदर किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो। दूसरा आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई, बिल्कुल सही है।
लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश है। नहीं, ये अभी बात किया हमने कि जहाँ एम पे थे, तो केवल एक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही है। अब ये देखो कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, आरओ में पूछा गया है और ARO 2016 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलान करना है। दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना और सर्वोच्च न्यायालय। अभी देखो जस्ट सर्वोच्च न्यायालय आपने पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय कब था, ये 1773 के, तो बी का हो गया पहला। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है अभी हमने देखा था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बनाया गया था। इंग्लिश मिशनरी की स्थापना ये 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू आए थे। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य जो था वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो देख लो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा है और दूसरे का पहला, ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप देखना चाहो तो देख लो। खैर हमने टॉपिक पहले ही डिस्कस कर लिया क्या क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 1813 का चार्टर एक्ट बिल्कुल सही है। कमेटी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, हाँ इसमें भी जो है वो जो है काफ़ी कुछ उसमें 1813 में ही थोड़े से सुधार किए गए थे। प्राच्य और आंग्ल विवाद, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है जाए। और ये UPSC में पूछा गया है 2018 में। इसके बारे में आपको अगर पढ़ना है तो आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को उत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया और 1823 में एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, ठीक है। और समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा के समर्थक जो है वो शामिल थे। ये ध्यान रखना कि जो 80 प्रिंसिप हैं ये प्राच्य को जो है वो सपोर्ट करते थे और ट्रेवेलियन जो थे ये आंग्ल को सपोर्ट करते थे, आंग्ल भाषा को, ठीक है। बाकी चीज़ें हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखो ये बहुत बार पूछा गया, मैंने बोला भी था वहाँ पर जो है 1813 के चार्टर अधिनियम के थ्रू, 1813 के चार्टर अधिनियम के थ्रू ही 10 लाख रुपए का भी प्रावधान किया गया था शिक्षा पर खर्च करने का। नेक्स्ट आते हैं 6वें नंबर पर, यहाँ पर दिया है ब्रिटिश संसद की किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो अभी जस्ट वही वाला क्वेश्चन सेम यहाँ पर है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो 7th नंबर क्वेश्चन। दिस वन इज चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है, ये इस पर हमने देखा 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो हैं। नेक्स्ट है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। सुदृढ़ कर दिया, हाँ ठीक है, ये भी सही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण नहीं, राजस्व जो है ये हमारा जब 1858 वाला हुआ था ना, मतलब जब महारानी का शासन हो गया था, डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हुआ, तब से जो है वो नियंत्रण में आता है। तो आपका तीसरा गलत हो जाता है और पहला दूसरा जो है वो सही है, तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी UPSC में पूछा गया है 2019 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, खैर हम इसको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। आते हैं 8th नंबर में, किस अधिनियम के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है वो संभव बनाया गया। तो चार्टर एक्ट 1833, हमने बोला था कि वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये हमने टोटल जो है वो 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आपके 1773 से लेकर के आपका जो है 1858 तक की जो चीज़ें थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के बारे में इसके नोट्स को पहले एक बार डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आयोगों के द्वारा पूछा गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। देखिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अगर कोई भी जो है कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे और आप टाइमली जो है इन चीज़ों को देखते रहो। तो होप सो ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।